नमस्कार दोस्तों, हम आप लोगों को दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर एक विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार और दार्शनिक थे। वे अकेले ऐसे भारतीय साहित्यकार हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। वो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई और साहित्य में नोबेल पाने वाले पहले गैर यूरोपीय भी थे। वह दुनिया के अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बंगला गुरुदेव के नाम से भी प्रसिद्ध रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला साहित्य और संगीत को एक नई दिशा दी है। उन्होंने बंगाली साहित्य में नए तरह के पद और गद्य और बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग किया। इससे बंगाली साहित्य क्लासिकल संस्कृति के प्रभाव से मुक्त हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय सभ्यता की अच्छाइयों को पश्चिम में और वहाँ की अच्छाइयों को यहाँ पर लाने के में प्रभावशाली भूमिका निभाई। उनकी प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वे मात्र 8 साल के थे तब उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी। 16 साल की उम्र में भानुसिंहा उपनाम से उनकी कविताएं प्रकाशित भी हो गई। वह घोर राष्ट्रवादी थे और ब्रिटिश राज्य की भर्त्सना करते हुए देश की आज़ादी की मांग की। जलियांवाला बाग कांड के बाद उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दिए गए नाइटहुड का त्याग कर दिया। दोस्तों, प्रारंभिक जीवन। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोरा साको ठाकुर बाड़ी में हुआ। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थी। वह अपने माँ बाप की 13 जीवित संतानों में से सबसे छोटे थे। जब वे छोटे थे तभी उनकी माँ का देहांत हो गया और चूंकि उनके पिता अक्सर यात्रा पर ही रहते थे इसलिए उनका लालन पालन नौकरों चाकरों द्वारा ही किया गया। टैगोर परिवार बंगाल रेनेसा नवजागरण के अग्र स्थान पर था। वहां पर पत्रिकाओं का प्रकाशन, थिएटर, बंगाली और पश्चिमी संगीत की प्रस्तुति अक्सर होती रहती थी। इस प्रकार उनके घर का माहौल किसी विद्यालय से कम नहीं था। उनके सबसे बड़े भाई द्विजेंद्र नाथ एक दार्शनिक और कवि थे। उनके एक दूसरे भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। उनके एक और भाई जयतेंद्र नाथ संगीतकार और नाटककार थे। उनकी बहन स्वर्ण कुमारी देवी एक कवयित्री और उपन्यासकार थी। पारंपरिक शिक्षा प्रति उन्हें नहीं भाती थी, इसलिए कक्षा में बैठकर पढ़ना पसंद नहीं था। वह अक्सर अपने परिवार के सदस्य के साथ परिवार के जागीर पर घूमा करते थे। उनके भाई हेमेंद्र नाथ उनके पढ़ाया करते थे। इसी अध्ययन में तैराकी, कसरत, जूडो और कुश्ती भी शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने ड्राइंग, शरीर रचना, इतिहास, भूगोल, साहित्य, गणित, संस्कृत और अंग्रेजी भी सीख ली। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि औपचारिक शिक्षा उनको इतनी नापसंद थी कि कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो सिर्फ 1 दिन ही गए। अपने उपनयन संस्कार के बाद रविंद्रनाथ अपने पिता के साथ कई महीनों के भारत भ्रमण पर निकल गए। हिमालय स्थित पर्यटन स्थल डलहौजी पहुँचे। इससे पहले वह परिवार के जागीर शांति निकेतन और अमृतसर में भी गए। डलहौजी में उन्होंने इतिहास, खगोल विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, संस्कृत, जीवनी का अध्ययन किया और कालिदास के कविताओं का विवेचना की। दोस्तों, इसके पश्चात रविंद्रनाथ जोरा साको लौट आए और सन 1877 तक अपनी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं कर डाली। उनके पिता देवेंद्रनाथ उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रविंद्रनाथ को वर्ष 1878 में इंग्लैंड भेज दिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में लॉ की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, पर कुछ समय बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और शेक्सपियर और कुछ दूसरे साहित्यकारों की रचनाओं का स्वयं अध्ययन किया। सन 1880 में बिना लॉ की डिग्री के वह बंगाल वापस लौट आए।
वर्ष 1883 में उनका विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। कैरियर दोस्तों, इंग्लैंड में से वापस आने और अपनी शादी के बाद से लेकर सन 1901 तक का अधिकांश समय रविन्द्रनाथ ने सियालदा अब बांग्लादेश में स्थित अपने परिवार की जागीर में बिताया। वर्ष 1898 में उनके बच्चे और पत्नी भी उनके साथ यहाँ रहने लगे थे। उन्होंने दूर तक फैले अपने जागीर में बहुत भ्रमण किया और ग्रामीण और गरीब लोगों के जीवन को बहुत करीब से देखा। वर्ष 1891 से लेकर 1895 तक उन्होंने ग्रामीण बंगाल के पृष्ठभूमि पर आधारित कई लघु कथाएं लिखी। वर्ष 1901 में रविन्द्रनाथ शांति निकेतन चले गए। वहाँ यहाँ एक आश्रम स्थापित करना चाहते थे। यहाँ पर उन्होंने एक स्कूल, पुस्तकालय और पूजा स्थल का निर्माण किया। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगाए और एक सुंदर बगीचा भी बनाया। यहीं पर उनकी पत्नी और 2 बच्चों की मौत भी हुई। दोस्तों, उनके पिता भी सन 1905 में चल बसे। इस समय तक उनको अपनी विरासत से मिली संपत्ति से मासिक आमदनी भी होने लगी थी। कुछ आमदनी उनके साहित्य की राजनीति से भी होने लगी थी। 14 नवंबर 1913 को रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश एकेडमी ने उनके कुछ कार्यों के अनुवाद और गीतांजलि के आधार पर उन्हें यह पुरस्कार देने का निर्णय लिया था। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें वर्ष 1915 में नाइटहुड प्रदान किया, जिसे रविन्द्रनाथ ने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद छोड़ दिया। सन 1921 में उन्होंने कृषि अर्थशास्त्री लियोनार्ड एमहर्स्ट के साथ मिलकर उन्होंने अपने आश्रम के पास ही ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदलकर श्री निकेतन कर दिया गया। अपने जीवन के अंतिम दशक में टैगोर सामाजिक तौर पर बहुत सक्रिय रहे। इस दौरान उन्होंने लगभग 15 गद्य और पदकोश लिखे। उन्होंने इस दौरान लिखे गए साहित्य के माध्यम से मानव जीवन के कई पहलुओं को छुआ। इस दौरान उन्होंने विज्ञान से संबंधित लेख भी लिखे। दोस्तों, ये बायोग्राफी आप लोगों को रविन्द्रनाथ टैगोर जी की अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों, आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।